हेलो बच्चों, आज हम अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है। अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है और R अल्किल समूह जो प्रेजेंट होता है, उसके कारण इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है, इसमें जो ROH है उसमें से O और H के बीच का आबंध ब्रेक होता है और उससे होने वाली अभिक्रियाएं पड़ेंगी। दूसरा इसमें होता है, ये जो R है जो कि कार्बन और OH ग्रुप, यहाँ यानी कि यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। ये इस तरह की अभिक्रियाएं देखेंगे। तीसरी जो अभिक्रियाएं हैं कि इसमें एल्किल समूह होता है और OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल। एल्किल और हाइड्रोक्सिल होने के कारण इनकी अभिक्रियाएं किस प्रकार की हो सकती है। और चौथी है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में हम विभेदीकरण कैसे करें। इस तरह ये 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में बांटा गया है। तो अब पहले पढ़ते हैं सबसे पहले प्रकार की, जिसमें OH आबंध ब्रेक होता है या विदलन होता है, यानी कि इन O और H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब जब ब्रेक होता है तो यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता ज़्यादा है और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता कम है। जब कम है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। जब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा ऋणावेश, क्योंकि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता ज़्यादा है तो H+ के फॉर्म में या हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। जब ये H+ के फॉर्म में रिप्लेस होता है, वहाँ से निकलता है, तो ये किस तरह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्या मान सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें अगर H+ रिप्लेस होता है, H+ आयन देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इस तरह से जब यहाँ से H+ आयन निकलता है तो ये सारी अभिक्रियाएं कैसे दर्शाएगा, अम्ल वाली। कि अम्ल जब होता है, जैसे हमने पढ़ा कि अम्ल की जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह की यहाँ पर ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। अब प्रदर्शित करने से पहले, हम इनको पढ़ने से पहले एक क्रियाशीलता का क्रम मैं बताती हूँ। यहाँ पर अगर RCH2OH जो कि 1 डिग्री है, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। RCHOH2 ये 2 डिग्री, ये इससे कम। और R3COH जो कि 3 डिग्री है, ये इससे कम क्रियाशील होगा। जब भी हम इस तरह की अभिक्रियाएं देखेंगे अम्ल वाली, तो इसमें ये अभिक्रिया जो प्राथमिक अल्कोहल है वो अम्लीय अभिक्रिया ज़्यादा दर्शाएंगे, अम्लीय प्रकृति ज़्यादा दर्शाएंगे, और 2 डिग्री इससे कम और 3 डिग्री और भी कम। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जो OH के बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की प्रकृति है इलेक्ट्रॉन खींचने की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति है इस पर। अब ये क्या करता है, ये इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन लेने की है, ये H इससे इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता कम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको लेकर क्या बना देता है, इस पर माइनस आ जाता है। ठीक है। और जब इस पर ये जो R है, ये R +I इफेक्ट बताता है। +I इफेक्ट जब बताएगा तो +I इफेक्ट दर्शाने वाले सारे समूह क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देने का काम करता है। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो वो उससे H+ आयन रिप्लेस होने की प्रकृति भी कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जो +I इफेक्ट दर्शाने वाले जो R समूह है वो उसको पहले से ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण इसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ नहीं खींच पाता, क्योंकि ऑलरेडी इसका घनत्व बढ़ जाता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जब हम जॉइंट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं प्राथमिक अल्कोहल का, तो प्राथमिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व इससे तो खींच रहा है, इसके साथ साथ इस कार्बन से खींचता है, लेकिन कार्बन के पास जो R है वो इस कार्बन से देख रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व देने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये देने में सक्षम है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इसको मिल सकता है। और इसके पास क्या है, इसलिए जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना पूर्ति करने के लिए, अपना स्टक पूरा करने के लिए। ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करता है तो यहाँ से आसानी से H+ आयन मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे इसमें R बढ़ जाते हैं, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं इसकी जगह पे R जोड़ दूँ तो ये Rb+ इफेक्ट बता रहा है, ये Rb+ इफेक्ट बता रहा है। इसमें अब दो R ऐसे हो गए जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रहे हैं और कार्बन से ये ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी R जोड़ देती हूँ तो यहाँ पर भी एक +I इफेक्ट बढ़ जाता है। +I इफेक्ट बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। तो इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है कि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये H से इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि इसको देने वाले पहले से ही R ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर जो R एक सिंगल R है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता इन दोनों के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। इसमें +I इफेक्ट कम है, इसमें इससे ज़्यादा है और इसमें इससे ज़्यादा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और जैसे कि बताया धातु के साथ जब भी अगर धातु के साथ 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की रिएक्शन कराए तो इन तीनों में जब रिएक्शन कराते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में +I इफेक्ट कम होता है, यहाँ पर +I इफेक्ट बढ़ता जाता है। इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति भी इधर से इधर घटती जाती है। H+ आयन आसानी से मुक्त नहीं हो पाते हैं, किसके कारण, +I इफेक्ट के कारण। इसीलिए जब हम क्रिया पढ़ेंगे तब इनका क्रम इसी तरह से देखेंगे, इनकी रिएक्शंस देखते हैं क्या क्या हो सकती है अम्लीय प्रकृति के कारण। पहली रिएक्शन देख रहे हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं कैसी है, सक्रिय धातुएं, ज़्यादा क्रियाशील धातु है। यहाँ मेथेनॉल जो कि क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। मेथेनॉल के साथ सोडियम की क्रिया कराई। जब भी किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल की सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो एक तो बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, जो भी धातु लिया है उसके अकॉर्डिंग एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या है, RO को क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड। ये R है और ये O है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ पे मैथिल है इसलिए सोडियम मेथॉक्साइड। और क्या मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जिंक के साथ करा तो जिंक मेथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। नेक्स्ट है, ये तो थी धातु के साथ क्रिया। इसी तरह से अम्ल जब भी किसी धातु के हाइड्राइड से क्रिया करता है, धातु के हाइड्राइड से, तब भी वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे ये एक धातु का हाइड्राइड लिया है NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड की क्रिया मेथेनॉल के साथ करी तो वही एक एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, जिसे हम एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। पॉलीमर में आपको ये अभिक्रिया बताई थी।
कि अल्कोहलिक ग्रुप और यहाँ पे ये OH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इसका OH और इसका H निकल जाता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यहाँ पर कार्बोक्सिल एस्टरीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एस्टर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है कंसंट्रेट H2SO4 या HCl की प्रेजेंस में, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम अभिक्रिया क्या पढ़ रहे हैं, हम वो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से ROH का H और कार्बोक्सिलिक का OH लेंगे, ठीक है, OH लेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती। और दूसरा, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस अभिक्रिया कर फिर से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से OH का बॉन्ड यहाँ से COH ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये निकल गया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल RCOOR, RCO ये कार्बोक्सिलिक में से और अल्कोहल में से OR निकल गया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर C2H5 लिया है, C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5, इसको भी ले लेते हैं HO C2H5। एरो पे कंडीशन लिखनी है, कंसंट्रेट H2SO4, ये क्या बन गया C2H5 COO C2H5 प्लस H2O। ये क्यों हुआ? C2H5 CO, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से H2O निकल गया, ये C2H5 COO C2H5 एस्टर का निर्माण हो गया। ओके, यहाँ पर भी एथिल ग्रुप है और वहाँ पर भी एथिल ग्रुप है। इसमें जब IUPAC नाम देते हैं तो इसको O8 बोलते हैं, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एक एल्किल समूह के साथ OH जोड़ दिया जाता है, एथिल एथेनोएट, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर ये जो R है, ये R चेंज हो सकते हैं, जैसे हमने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन दोनों में R है, दोनों में R है, तो वो क्या बताएंगे, कार्बोक्सिल जो भी प्लस आई इफेक्ट है उसके कारण यहाँ पर इनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। अल्कोहल का क्रम यही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्रम इसी तरह से रहेगा कि यहाँ जो R है वो R क्या बता देता है, प्लस आई इफेक्ट बता देता है, जिसके कारण ये रिएक्शन आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, क्या होता है इसकी क्रियाशीलता का क्रम। ये देखिए यहाँ पर मैंने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों की क्रियाशीलता का क्रम लिखा है। अल्कोहल मेथेनॉल, मेथेनॉल में जो एल्किल है वो छोटा एल्किल समूह है, एथेनॉल में इससे बड़ा एल्किल समूह है। जैसे जैसे R बढ़ते जाते हैं, R जो मूलक है R बड़े मूलक होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी प्लस आई इफेक्ट दर्शाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक छोटा R है यानी एल्किल समूह है, ये इससे बड़ा एल्किल समूह है, इसलिए ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बताता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता इसके कंपैरिजन कम हो जाती है। यहाँ पर दो एल्किल समूह लिए यानी दो प्लस आई इफेक्ट बता रहे हैं, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस नहीं हो पा रहा। यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट आएंगे, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, जो कि मैं पहले यहाँ बता चुकी हूँ। अब कार्बोक्सिलिक में भी इसी तरह से होता है कि यहाँ देखिए ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, फॉर्मिक एसिड में एक भी R नहीं है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। इसमें यहाँ पर एक R दिख रहा है,
जो इसकी तुलना में कम क्रियाशील हो गया। फिर बड़ा R हो गया C2H5 CH3 से, तो यहाँ पर और क्रियाशीलता कम हो गई। इसी तरह से यहाँ पर 2 R आ गए, CH3 2 आ गए, इसलिए यहाँ की इसकी क्रियाशीलता कंपैरिजन इससे और कम हो गई, इसकी और कम हो गई। जैसे जैसे R बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता की दर में भी कमी आ जाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया की दर में भी कमी आ जाती है।